Hello, hello guys. Welcome to my YouTube channel Simplify Education. Simplify Education में आज जो वीडियो अपलोड होने जा रही है वो है आरसीसी का लेक्चर 1। ये जो लेक्चर सीरीज है ये गेट 2018 के लिए बनाई जा रही है। आज लेक्चर 1 अपलोड किया जा रहा है। ऐसे ही आने वाले समय पे आगे आने वाले लेक्चर्स भी अपलोड किए जाएंगे। सो गाइस, आज का जो पहला लेक्चर है वो चैप्टर इंट्रोडक्शन से है। आई थिंक आरसीसी जो है गेट 2018 में 4 से 5 नंबर कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि आप आरसीसी कर पूरा कर लेते हैं तो आप 4% से 5% तक नंबर गेन करेंगे गेट 2018 में। और जो आरसीसी के 4 जब 5 नंबर जितने भी आते हैं गेट 2018 में, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि आरसीसी की इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर से आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। आप पिछले प्रीवियस गेट पेपर्स का पैटर्न ले लीजिए तो आपको ज़रूर आप देखेंगे कि एक ना एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से ज़रूर है। तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आरसीसी एज पर गेट 2018 इज कंसर्न्ड। तो जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन में वो है टाइप्स ऑफ कंक्रीट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंक्रीट। तीन तरह के कंक्रीट 3 तरह की टाइप्स में से डिवाइड किया हुआ है। एक तो है प्लेन कंक्रीट, एक तो है रीइंफोर्स कंक्रीट, एक है प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट, रीइंफोर्स कंक्रीट, प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट। सबसे पहले प्लेन कंक्रीट क्या होता है, या कंक्रीट क्या होता है? ये कंक्रीट का मतलब होता है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर। सीमेंट और सैंड और ग्रेवल और वाटर को जब हम आपस आपस में मिक्स करते हैं तो उससे हमें कंक्रीट मिलता है। सीमेंट का क्या मतलब होता है? सीमेंट क्या काम करता है बेसिकली कंक्रीट के अंदर? सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है, यानी कि ये ग्रेवल और सैंड को आपस में जोड़ता है। ग्रेवल क्या काम करते हैं? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, यानी कि जो कंक्रीट का अगर हम बीम बनाते हैं, कंक्रीट का अगर हम कॉलम बनाते हैं तो उसमें जो ग्रेवल हम डालते हैं वो बीम को या कॉलम को या स्लैब को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो लोड को बेयर कर सके। अब जब हम ग्रेवल यूज़ करते हैं तो उसके बीच में स्पेसिस पैदा हो जाती हैं, वाइड्स पैदा हो जाते हैं, तो उनको फिलअप करने के लिए हम सैंड का इस्तेमाल करते हैं। और इन सबको आपस में लिक्विडिटी या ये कह सकते हैं जोड़ने के लिए हम एक आपस में एक तरह से आपस में मिलाने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अब जो कंक्रीट का कोई भी अगर हम स्ट्रक्चर मेंबर लें, जैसे कि बीम लें या हम कॉलम लें, तो अगर हम बीम की बात करें तो जब उसके ऊपर लोड लगाते हैं तो वो जब बेंड होता है तो उसके नीचे वाले जोन में टेंशन डेवलप होती है और ऊपर वाले जोन में कंप्रेशन डेवलप होती है। बीम है, बीम के ऊपर लोड लगाया तो उसके नीचे वाले जोन में टेंशन डेवलप होगी, ऊपर वाले जोन में कंप्रेशन डेवलप होगी। या हम ये कह सकते हैं कि जो भी बीम है जिसके ऊपर लोड लगता है उसके बीच में न्यूट्रल एक्सिस पास करती है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला जो जोन होता है उसे टेंसाइल जोन कहते हैं, ऊपर वाला जो जोन होता है कंप्रेसिव जोन कहते हैं। अब यहाँ तक तो क्लियर है कि बॉटम जोन टेंसाइल जोन और अपर जोन कंप्रेसिव जोन। तो अब आगे क्या है कि जो कंक्रीट है, यहाँ जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वो टेंशन में वीक होता है। प्लेन कंक्रीट की बात की जा रही है कि वो टेंशन में वीक होता है लेकिन कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। अब हमने क्या कहा? नीचे वाला जोन टेंसाइल जोन, ऊपर वाला जोन कंप्रेसिव जोन। टेंशन में वीक है, कंप्रेशन में स्ट्रांग है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरा कि जो नीचे वाला जोन है वो कंक्रीट का प्लेन कंक्रीट में वो वीक होता है, और जो ऊपर वाला जोन है प्लेन कंक्रीट में वो स्ट्रांग होता है। यानी कि जब भी लोड पड़ेगा तो कंक्रीट का फेलियर कहाँ से होगा? नीचे वाला जोन वीक है तो इसका मतलब फेलियर हमेशा बॉटम से होगा। तो जो प्लेन कंक्रीट है उसका फेलियर बॉटम से स्टार्ट होता है। अब इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की ज़ीरो होती है? नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की होती ही नहीं है, ज़ीरो नहीं होती।
जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 10% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। उसके बाद आता है रीइंफोर्स कंक्रीट के बारे में। रीइंफोर्स कंक्रीट क्या होता है? अब जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि प्लेन कंक्रीट में कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है कंक्रीट की, और ज़्यादातर कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ ना होने की वजह से ही फेल होता है। इसलिए कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर रीइंफोर्सिंग बार्स डालते हैं। रीइंफोर्सिंग बार्स क्या काम करती है? वो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, ये पहला काम करती है। और जब हम रीइंफोर्सिंग बार्स और कंक्रीट को एक साथ मिलाते हैं, इसे हम रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। अब दूसरा फ़ायदा क्या हुआ? एक तो मैंने बताया कि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ाएगी, रीइंफोर्सिंग बार्स कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। दूसरा फ़ायदा क्या है? जो कंक्रीट का जो फेलियर होता है, प्लेन कंक्रीट का जो फेलियर होता है वो ब्रिटल फेलियर होता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ब्रिटल फेलियर क्या होता है? ब्रिटल फेलियर जैसे कि आप कोई कांच लो, शीशा लो, उसको आप ज़मीन पे छोड़ दो तो वो टूट जाता है। क्या वो आपको कोई वार्निंग दे रहा है? क्या कोई आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मैं नीचे गिरने वाला हूँ, मैं टूटने वाला हूँ? नहीं दे रहा। इसी तरह से आप दूसरी तरफ जाएं, आप अगर एक पाइप लें, लोहे की पाइप लें और उसको बेंड करने की कोशिश करें, तो वो क्या सीधा टूट जाएगी या पहले बेंड होगी? जब आप उसको खींच के नीचे फेंके पहले तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको कुछ, लेकिन अगर फ़र्क पड़ भी गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बेंड कर जाएगी, टूटेगी तो नहीं। यानी कि वो हमें वार्निंग दे रही है कि पहले वो बेंड होगी, उसके अंदर क्रैक्स आएंगे, उसके बाद टूटेगी। तो इसे हम डक्टाइल फेलियर कहते हैं, यानी कि वो फेलियर जो हमें वार्निंग नहीं देता उसे हम ब्रिटल फेलियर कहते हैं। और जो फेलियर जो हमें वार्निंग देता है उसे हम डक्टाइल फेलियर कहते हैं। अब कंक्रीट का फेलियर ब्रिटल फेलियर होता है, प्लेन कंक्रीट का फेलियर। तो इसलिए प्लेन कंक्रीट जो होता है वो कोई वार्निंग नहीं देता, लेकिन जब उसके अंदर हम रिइंफोर्सिंग बार्स यूज़ करते हैं तो उसका फेलियर डक्टाइल फेलियर बन जाता है। अब रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जो है फेल होने से पहले हमें प्रॉपर वार्निंग देता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम उस स्ट्रक्चर मेंबर को जिसके अंदर फेलियर आने वाला है उसको प्रॉपर रिप्लेस कर सकते हैं, जब मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरी जो चीज़ है हमारे पास वो ये आ जाती है कि आप कह रहे हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है या टेंसाइल स्ट्रेसिस है कंक्रीट में, वो सारी रिइंफोर्सिंग बार्स रजिस्ट कर रही है। तो फिर नीचे वाले जोन में जो टेंसाइल जोन था वहाँ पे कंक्रीट प्रोवाइड करने का फ़ायदा क्या है? वहाँ पे कंक्रीट प्रोवाइड करने का फ़ायदा ये है कि जो टेंसाइल जोन में कंक्रीट होता है वो बार्स को, रिइंफोर्सिंग बार्स को एक पोजीशन में होल्ड करके रखता है और उनके बीच एक प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड करता है। इसलिए नीचे वाले जोन में कंक्रीट यूज़ किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है आप उतना ही अच्छा कंक्रीट यूज़ करें जितना आप कंप्रेसिव जोन में यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट। इट इज़ अ कंक्रीट इन विच हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंसाइल बार्स आर यूज्ड विद हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। मीन्स कि इसमें जो बार्स यूज़ होती है वो भी हाई स्ट्रेंथ की होती है और इसमें जो कंक्रीट यूज़ होता है वो भी हाई स्ट्रेंथ का होता है। ये ज़्यादातर प्री कास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली जो टेंसाइल बार्स होती हैं उनको पहले ही स्ट्रेस कर दिया जाता है, लोड लगाने से पहले ही उनको स्ट्रेस कर दिया जाता है। इसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आरसीसी का। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंक्रीट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, या ये होता क्या है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? जैसे कि हम कोई मिक्सचर लेते हैं तो उससे हम स्पेसिमन बनाते हैं। किसका मिक्सचर? कौन सा स्पेसिमन? मिक्सचर हमने लिया कंक्रीट का, जिस मटेरियल से कंक्रीट बनता है उनका मिक्सचर लिया और वहाँ से एक क्यूबिकल स्पेसिमन बना दिया हमने। अब इसी तरह से हमने
एक स्पेसिफिक बनाने के बाद दो स्पेसिफिक और बनाए, फिर दो और बनाए, इसी तरह से 20-30 स्पेसिफिक बना दिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है क्या हर स्पेसिमन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेम होगी, क्योंकि मटेरियल सेम है, क्वांटिटी सेम है, तो हर एक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेम होगी। इसका आंसर है नहीं, हर एक की कैपेसिटी स्ट्रेंथ सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल है, आप हर स्पेसिफिक में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स, नो डाउट कि मटेरियल सेम है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स मटेरियल की वेरी करती जाएगी, थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन आएगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पेसिमन तैयार होता है उसकी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरी करती है। अब हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, इसलिए हमें हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए एक मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, या ये कह सकते हैं मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें डिफाइन करनी पड़ती है। वही जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम डिफाइन करते हैं हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को हम दूसरे वे में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो मैंने एक मिक्सचर से 100 स्पेसिमन लिए, उन 100 स्पेसिमन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मैंने टेस्ट किया कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर। तो जो 100 के 100 स्पेसिमन थे, उनमें से 5 स्पेसिमन ही ऐसे थे जिनकी वैल्यू 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से कम आई। बाकी के 95 स्पेसिमन ऐसे थे जिनकी वैल्यू 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से कम ज़्यादा आई। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आएगी वो 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होगी। तो बेसिकली मैं डिफाइन ऐसे कर सकता हूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे सिर्फ 5 ही रिजल्ट आएंगे, 5 ही टेस्ट रिजल्ट फॉल करेंगे, बाकी के सारे उसके ऊपर फॉल करेंगे। तो उस चीज़ को हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम 150 mm का क्यूब बनाते हैं, उसकी 28 दिन के लिए कास्टिंग और क्यूरिंग करते हैं। मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालने के 3 स्पेसिमन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लो मैंने 3 स्पेसिमन से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली तीनों स्पेसिमन की, वो तीनों स्पेसिमन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो वेरी कर रही है, 15% से ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। तो उस केस में हम तीनों की एवरेज लेकर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं निकालेंगे। उस केस में हम फिर से रिजल्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे और इन रीडिंग्स को जो 15% की वेरिएशन वाली रीडिंग होगी इनको ऑब्सोलीट कर देंगे, इनको निकाल देंगे। तो फिर जो नई स्ट्रेंथ आएगी उसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 ऑन आरसीसी। तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही हम अपलोड करेंगे। तो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई एजुकेशन। थैंक यू।